सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM सीरीज़ के अंदर। और इस हफ्ते हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल ख़त्म हो जाएगा और इस बीच में जो मेरा टारगेट है आप लोग के लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। एक हमारा प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसमें सारा कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन अभी क्या एक पॉइंट आपको चाहिए जो कि एक प्रकार से जिससे आप कनेक्ट कर सको, एक प्लान के साथ प्रीलिम्स में प्रिपरेशन चल सके। जैसे कोई किताब है, जैसे स्पेक्ट्रम है, पहली चीज़ तो ये देखो सोर्स कौन सा आपको फॉलो करना चाहिए, किताबें कौन सी पढ़नी चाहिए, किस किताब में क्या क्या चीज़ें फोकस करना चाहिए, कोई चीज़ रिवीजन नहीं होनी चाहिए तो उस टाइम में रिवीजन किस तरीके से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, ये सब कैसे मैं आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर करवाऊंगा। जो देखो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है ट्रस्ट कर रहे हो तो करो। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में वो पूरा मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे आउटपुट देना है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आपका जो मेंटर है उसके रूप में आपका काम करूँगा। और ये जो चीज़ हम लोग 10 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जितने लोग भी ज्वाइन करें, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग तो एंटर नहीं हो सकते हैं, मेंटरशिप के लिए ज़्यादा बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो एक नंबर मैंने फिक्स किया हुआ है। और वो जब बच्चे उतने ज्वाइन करके हम लोग ग्रुप्स बना लेंगे। ग्रुप्स बनाने के बाद जो रहेगा प्लान ऐसा रहेगा, मैं आपका डिस्कस भी करूँगा। जैसे आपको टारगेट दिया जाएगा, वीकली टारगेट होगा और लाइव क्लास होगी मंडे को। उसमें मैं वीकली टारगेट क्या और किस स्थिति में है वो सिंगल सोर्स मैं आपको डिफाइन करूँगा, क्या सिंगल सोर्स आपका रहेगा, उसी को सबको पढ़ना है। और सैटरडे को एक क्लास होगी जिसमें पूरा रिव्यू होगा। इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। तो एक टारगेट बेस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे। सारी चीज़ें एनसीईआरटी जो जैसे है, साइंस टेक की किताब है या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर यहाँ पे मतलब हम लोग क्लास नहीं करेंगे, है ना, सोर्सेस में बताऊँगा, सारी चीज़ें रहेंगी। और कुछ लेवल पे जो मेरी तरफ से आपके लिए जो रहेगा कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो तो अलग से आपने ज्वाइन कर रखा है। प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज़ आपकी चल रही तो उसमें है, और भी कोर्सेस आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मेंटरशिप है और ये आपके लिए बहुत, जैसे जिनका भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है या प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ भी है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को आपका हिस्सा बनना है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। ऑफर है तो आप जब ज्वाइन करोगे सौरभ पांडे CSC ऐप यूज़ करके में जाके, तो अमाउंट 10% से रिड्यूस होगा। उसमें ऑलरेडी एक कोड पड़ा हुआ है, आज शायद उसका 1 महीना ऑफर आज चलाया हुआ है। तो 10 जनवरी से हम लोग ये शुरुआत करेंगे। उससे पहले जब थोड़े बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये चीज़ें आपको करते रहना है। एक ग्रुप फ्री फ्रेम आप लोग के लिए होगा और ये मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत मेंटरशिप शब्द का भी मतलब आपको रहेगा, जैसे आप मुझे इंटरेक्ट भी कर सकते हो, 1-to-1 भी इंटरेक्शन आपका होगा। हम लोग टारगेट बेस्ड अप्रोच लेकर चलें। पूरा प्रीलिम्स जो आपका है 26 मई तक, तब तक मैं आपके साथ रहूँगा। टोटल 6 मंथ के लिए मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें और सीरियसली लें। ठीक है, जो भी ये एफर्ट आपके लिए किया जा रहा है, ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट है मेरे लिए भी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही जो रिजल्ट है वो निकल पाएगा। कंटेंट तो चलो आप लोग बहुत चीज़ें बहुत जगह से भी कवर कर लेते होगे, कई बार बहुत चीज़ें आप इधर उधर से पढ़ते हो, बट फिर भी वो रिजल्ट आउटपुट नहीं मिल पाता है। मेरे पास आपके लगभग दिन के 40 से 50 मैसेजेस आते हैं, जो नंबर मैंने आपको दिया हुआ है हिंदू के अंदर, जो मैं आपको नंबर भी देता हूँ। 40 to 50 मान लो, आप मानो कि कुछ मैसेजेस रोज आते हैं। मैं रात को सबका रिप्लाई ऑलमोस्ट सभी का करता हूँ जो रिप्लाई करने लायक होता है। सबका सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि सर पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, सारी चीज़ें। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं पूरे प्रीलिम्स तक आपके साथ रहूँगा। और प्रीलिम्स में PIQ में कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। मैंने देखो ये किताब है मेरे पास, ये किताब है पूरी प्रीलिम्स की। इस पर मैंने वर्क करना भी स्टार्ट कर दिया है। प्रीलिम्स की ट्रिक्स जो है, अगर आप देखोगे ना, प्रीलिम्स की ट्रिक्स मैं इस पर प्रिपेयर कर रहा हूँ। और प्रीलिम्स की जो ट्रिक्स होंगी उनको PIQs पे ही हम अप्लाई करके सीखेंगे। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एक वीडियो बना दिया काम चल गया, उसी में अप्लाई करके देखेंगे। मैपिंग पे और भी सारी चीज़ें हैं, ये रखना। CSAT भी जो भी चीज़ है, सब कुछ आपके लिए इस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर रहेगा। ठीक है, तो मेरे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की, उनको तो मैं फ़ोन कर करके ही मुझे उनको ज्वाइन करवाना है। बाकी जैसे जो प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, आंसर राइटिंग में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मेरे पास लिस्ट है 40 से 50 स्टूडेंट्स की। उनको तो चाहे किसी भी तरीके से उनको करना ही है, और मैं कुछ दिन वेट करूँगा और कुछ भी उनके मन में होगा, कोई डिफ़िकल्टी होगा, मैं उन तक रीच भी करूँगा। लेकिन हाँ, सभी लोग इन्वाइटेड हैं
आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा जो है ज़रूर से बने और कोशिश करें कि फोकस करें, गोल की तरह काम करना है, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन करते हैं मेंटरशिप ही सबसे ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लग करती है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ रहूँगा और इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो कि चाहे कोई चीज़ अगर बोली जाती है तो वो चीज़ ज़रूर से होती है ना। तो एक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ में जो चीज़ मैंने आपको बोली है, पीडीएफ हो गया, 50 टेस्ट हो गया, वो आपका चल रहा है। आकलन सीरीज़ में क्वेश्चन डेली बेसिस में आपको ऑलमोस्ट मिल रहा है। और कॉपीज़ भी कल भी मैंने 26 कॉपीज़ चेक की हैं, तो मेरे लेवल पे जितना है वो है। हिंदू सेशन आप देखोगे मिस नहीं होता। 5M सीरीज़ जो मैंने बोला कंटिन्यूसली चल रहा है। तो कोई चीज़ अगर मुझे लग रहा है कि ये चीज़ मुझे लग रही है कि इसे मुझे अभी करना चाहिए, इसको मैं सोचा फरवरी में नहीं, बट अभी करना है, जनवरी से हम लोग इसको शुरू करेंगे। टारगेट्स दूंगा, ठीक है, आप मुझसे रीच करोगे इंडिविजुअली लेवल पे, जहाँ जिसको दिक्कत है आप मुझे रीच कर सकते हो, और एक प्लान के तहत वो है मैं आपसे मूव कर मतलब हम लोग मूव करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वो सिफिलिस के ऊपर है। सो ये जो है सिफिलिस के ऊपर है। सो यहाँ पे लिखा है कि ये सिफिलिस जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, जो कि बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडम की वजह से होती है। सही स्टेटमेंट है ये। इट इज़ थॉट ऑफ एज एन ओल्ड डिजीज पॉसिबली इंट्रोड्यूस्ड बाय टू यूरोप बाय क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1493 एंड इट इज़ वेरी प्रिवलेंट टुडे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है। ये मल्टीपल ऑर्गन एक्सेप्ट आई, तो ये आइज को भी अफेक्ट कर सकता है, ये गलत है। इट्स नॉट लाइक कि इट कैन मतलब इट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आई, आइज के साथ, ठीक है, इंक्लूडिंग आइज, ठीक है। इट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आइज, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये बाकी दोनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, ठीक है। और ये बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके सही हैं, तो ये ध्यान में रख लेना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे इट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग आइज को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो प्रिंट के अंदर देखोगे ये न्यूज़ आई है, यू कैन गेट सिफिलिस ऑफ आइज टू एंड इट कैन डैमेज ऑर्गन, ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ऊपर है ये टॉपिक। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, तो इसमें अगर देखा जाए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी सेज द वर्ल्ड मस्ट ट्रिपल इट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको ट्रिपल करना पड़ेगा, एंड डबल एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030, तभी फॉसिल फ्यूल के नीड को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग को जो हम कह रहे हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। G20 नेशंस ने भी हाईलाइट किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना है बाय 2030 अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी। द UAE होस्टिंग दिस ईयर UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एडवोकेट्स फॉर द ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन दिस एट COP28, ठीक है। सो यहाँ पे आप ध्यान रखना है, होस्टिंग दिस ईयर UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस एडवोकेट फॉर ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन दिस एट COP28। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मतलब अभी जो ग्लोबल एग्रीमेंट है COP28 में दुबई के अंदर हो रहा है, तो उसमें भी इस चीज़ को सामने रखा गया है। नेट जीरो मीन्स बैलेंस बिटवीन अचीविंग बैलेंस बिटवीन ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दोज टेकन। मतलब देखो, नेट जीरो कैपेसिटी का मतलब हुआ कि कितनी जो कार्बन एमिशन आपका जनरेट हो रहा है उतनी ही हम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी जो है वो डेवलप कर रहे हैं, वो आपका नेट जीरो एमिशन के अंदर हम इस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। वी इंक्लूड इट अंडर नेट जीरो एमिशन के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे कितने मतलब ग्रीन हाउस गैस, मान लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही 100 टन की और एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी 100 टन का है, तो नेट जीरो एमिशन जीरो होगा, मतलब नेट जीरो एमिशन जो होगा तभी होगा। तो यहाँ तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह हाईलाइट किया था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी उसको ट्रिपल आपका किया जाएगा। सो ये फैक्ट आपको याद रखना है। और इसमें जैसे मान लो इंडिया will need to add additional capacity of 115 gigawatt of solar, 9 gigawatt of wind by 2030 on the top of the target set in national जो NEP 14 जो प्लान है हमारा। एंड ये इंडिया की जो टोटल एनर्जी रिन्यूएबल कैपेसिटी 448 गीगावाट है और उसमें 122 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी होगी बाय 2030। इंडिया का करंट जो गोल है टू रीच 500 गीगावाट तक रीच करना ऑफ इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस बाय 2030। फैक्ट याद रखना, ठीक है। अब देखो प्रीलिम्स आएगा तो ये सब चीज़ें जो लोग ऑलरेडी जो एडवांस करंट अफेयर्स के प्रीलिम्स के पार्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ का जो पार्ट हैं, तो ऑलरेडी जो है वो आप कह सकते हैं उसका उनको ये सारा PDF जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो PDF है दे कैन अवेल दैट PDFs
सारी पीडीएफ्स आपको उसी के अंदर जो है वो सारी की सारी मिलेगी, मतलब रिवीजन के लिए मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, बट अभी आपको नोट्स बनाना है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है, इंडिया ऑन अ ट्रिपल पाथ। तो ये थोड़ा सा ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, ये आपका लॉन्च हो रहा है, लॉन्च हो चुका है, 10 तारीख से शुरू होगा। जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना है इसमें, ठीक है। और इसमें मैंने पूरा प्लान के बारे में बताया है। इसमें देखो प्रीलिम्स की ट्रिक्स प्रैक्टिस हम करेंगे, स्टैटिक बुक रीडिंग पे फोकस करेंगे, वीकली टारगेट और रिव्यू आपका होगा, सीडीएस और सीएपीएफ के कैसे कैसे क्वेश्चंस करने वो कराना है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या है, पीआईक्यूज़ के थ्रू हम सीखेंगे, और नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस आप लोग का करूँगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर एक प्लान के साथ काम करेंगे। मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए जो प्रीलिम्स को फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको, कोई परेशानी है, कुछ भी है, आप मुझे ज़रूर, जो नंबर मैं हिंदू में शेयर करता हूँ उसमें आप कर लेना। तो सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। चलो, विथ रेफरेंस टू द ईस्टर्न जोनल काउंसिल की अगर बात करें, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, इफ़ यू टॉक अबाउट द ईस्टर्न जोनल काउंसिल, तो इसमें क्या है, इसमें आसाम, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम और वेस्ट बंगाल है। तो देखो ये तो नॉर्थ ईस्ट वाले हो गए, तो इसमें आप ईस्टर्न जोनल में याद रखना, इसमें बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे लिखा है आसाम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तो ये ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, तो ये पहला वाला गलत है। स्टेट्स हैव बीन ग्रुप्ड, जो स्टेट्स हैं उनको 6 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और हैविंग एन एडवाइजरी काउंसिल, जिससे कि स्टेट्स के बीच कोऑपरेशन बढ़ सके। आइडिया ऑफ क्रिएशन ऑफ जोनल काउंसिल जो है पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा 1956 के अंदर आपका किया गया था। तो यहाँ पे डी है आंसर होगा, मतलब ये पहला गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ोगे तो उसमें भी आपका जोनल काउंसिल और इन सब में चीज़ें दे रखी हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है इसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड्स, ये पहले जोनल काउंसिल में इंक्लूडेड नहीं थे, और फिर बाद में जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के अंदर जो है अंडर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो एक्ट फॉर्मुलेट हुआ था 1972 में, उसके तहत इंक्लूड किया गया था। फिर स्टेट ऑफ सिक्किम जो है उसको भी नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में इंक्लूड किया गया 2002 में, और 23 दिसंबर 2002 के अंदर इसको नोटिफाई जो है वो किया गया था। और फिर सिक्किम जो ईस्टर्न काउंसिल जो है एक्शन फॉर, फिर उसी के बाद जो, क्योंकि पहले सिक्किम ईस्टर्न जोनल काउंसिल का हिस्सा था, तो उससे एक्सक्लूड करके नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में उसको डाला गया। ईस्टर्न जोनल काउंसिल में आपकी स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी आपके होते हैं, मेंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव जोनल काउंसिल। ये जो स्टैंडिंग कमेटी है टाइम टू टाइम इसमें मीटिंग आपकी होती रहती है, और है ना, तो वो सारा डिस्कस होता है कि रीजन को कैसे डेवलप किया जाए। तो आप देख लो, ये पेपर है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की मीटिंग, बिहार कास्ट सर्वे हैज़ इशू दैट नीड टू बी रिजॉल्व, सेज अमित, मतलब होम मिनिस्टर जो उनके द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ऊपर है ये। तो डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रियम्बल एंड 30 आर्टिकल्स सेटिंग आउट फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स। आर्टिकल 1 says everyone is entitled to have rights and freedoms. The declaration set out without distinctions of any kind, race, color, sex, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके पास जो सर्टन राइट्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। आर्टिकल 2 का अकॉर्डिंग ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बस स्टेटमेंट को अलग कर दिया है, मतलब ये जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 1 है, और ये जो स्टेटमेंट है ये आर्टिकल 2 है, ठीक है। ये आर्टिकल 2 मतलब एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट सही है। पूछा हाउ मैनी, तो हाउ मैनी आपको याद रखना, तो ओनली 1 होगा। देखो इस बार जो पैटर्न है ना पूछने का, ये थोड़ा सा चेंज हुआ, इसलिए मैं हाउ मैनी और विच ऑफ द फॉलोइंग दोनों को हम लोग कवर कर रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखना। सो हाउ मैनी और विच ऑफ द फॉलोइंग दोनों को हम लोग जो है कवर आपका कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल है जिस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स देख लें। तो इंडिया रैंक्ड 70th, इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें बताया गया है इंडिया रैंक्ड 70th इन दिस ईयर्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, 1 अप स्पॉट प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन किया जाए। दिस असेस ईच कंट्रीज परफॉर्मेंस इन 4 कैटेगरी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन विथ 40% ऑफ द ओवरऑल रैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी विथ 20%, एनर्जी यूज विथ 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी विथ 20%। While India is the world most populous country, it has a relatively low per capita emission. तो यहाँ पे आपको करेक्ट बता रहा। सो इंडिया की जो रैंकिंग है वो 70th नहीं है, 7th है, ठीक है, 7th है। एंड ये आप कह सकते हैं लोएस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, हाईएस्ट परफॉर्मेंस है, उल्टा बोल दिया है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं।
तो 4 कैटेगरी में देखा जाता है परफॉर्मेंस। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन जिसमें 40% है, मतलब मान लो 100 है तो 40% जो है कंट्रीब्यूशन ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी का जो वेटेज है 20% है, एनर्जी यूज़ का वेटेज 20% है, क्लाइमेट पॉलिसी का वेटेज 20% है। तो इस तरीके से हमारी इन 4 उसके बेसिस पे हमारा रैंकिंग हुई है। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री, एंड इसमें इंडिया का जो लो पर कैपिटा एमिशन, मतलब क्योंकि कितना एमिशन होता है और कितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो एमिशन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, तो एमिशन जो पर कैपिटा आता है वो बहुत कम है हमारे देश के अंदर। तो यहाँ पे डी आंसर होगा, तो साथ में लिखते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डाउन टू अर्थ का ये टॉपिक है। इंडिया हैड 4th बेस्ट रैंकिंग इन क्लाइमेट परफॉर्मेंस एमंग कंट्रीज ड्यूरिंग 2022 सेज रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं, येलो सी के ऊपर है। येलो सी इज अ मार्जिनल सी ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन लोकेटेड बिटवीन मेनलैंड चाइना। देखो ये मैपिंग के ऐसे ही प्रश्न आप लोग के लिए बनता है, एंड जापानीज पेनिनसुला। द इनर मोस्ट बे ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न येलो सी इज कॉल्ड द बोहाई सी, into which flow some of the most important river of northern China. Since 2018, the Yellow Sea has also served as a location of peace zone between North and South Korea. करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो येलो सी जो है ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है, जो कि मेनलैंड चाइना और कोरियन पेनिनसुला के बीच में। अगर आप अपने ऑक्सफोर्ड एटलस में देखोगे तो यहाँ पे कोरियन पेनिनसुला है, कोरियन पेनिनसुला, तो ये तो गलत हो गया। और बाकी दोनों स्टेटमेंट्स इसमें सही है। इससे पूछा कितने स्टेटमेंट सही, तो ओनली 2 स्टेटमेंट है। मतलब यहाँ पे अगर पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर होता 2 and 3, बट इसमें हाउ मैनी पूछा तो 2 स्टेटमेंट, जैसे 2023 के उसमें ये लोगों ने प्रश्न जो है वो बनाया भी था, तो ये ध्यान में रखना है। सो वन ऑफ द 4 सी नेम्ड आफ्टर कॉमन कलर्स, जैसे ब्लैक सी, रेड सी, वाइट सी। कमेंट सेक्शन बताओ व्हाइट सी कहाँ पे लोकेटेड है, और ये आपका येलो सी हो गया। तो ये देखोगे अल जजीरा का टॉपिक है, क्योंकि यूएस का फाइटर जेट जो है साउथ कोरिया में क्रैश हुआ है, इस वजह से ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ऑलिव रिडले के ऊपर है। ऑलिव रिडले सी टर्टल के ऊपर है। ये स्मॉल टर्टल है जिसको हंट किया जाता है, मारा जाता है, जैसे फूड के लिए और इस अनहैच्ड एग और इन सब के लिए। और स्पीसीज सेकेंड स्मॉलेस्ट मोस्ट अबंडेंट है ऑफ ऑल सी टर्टल जो विश्व में पाए जाते हैं। फाउंड वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है, पैसिफिक और इंडियन ओशन में, बट ऑल्सो इन वार्म वाटर ऑफ द अटलांटिक ओशन। करेक्ट जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लोगे तो ये क्या है, स्मॉल टर्टल है, आर हंटेड फॉर फूड एंड देयर ऑयल। इन पर्पस के लिए इनकी हंटिंग होती है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट है ऑफ ऑल सी टर्टल जो पाए जाते हैं, मतलब अगर देखा जाए तो जितने भी सी टर्टल पाए जाते हैं उसमें सेकेंड स्मॉलेस्ट और सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। वार्म ट्रॉपिकल पानियों में जो है गर्म, उसमें पाया जाता है पैसिफिक और इंडियन ओशन, और इवन जो गर्म पानी है अटलांटिक ओशन के जो वार्म वाटर्स है वहाँ भी पाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ये न्यूज़ आपकी देखोगे टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखो इस तरीके से मिसाइल टेस्टिंग पॉज्ड इन उड़ीसा टू सेव सी टर्टल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के ऊपर है, कार्बन 14 डेटिंग के ऊपर है। दिस इज साइंटिफिक मेथड कैन एक्यूरेटली, ये जो है साइंटिफिक मेथड है जो कि एक्यूरेटली डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एज ओल्ड एज 60,000 ईयर्स। मतलब कार्बन 14 डेटिंग के माध्यम से हम किसी की भी एज जो है पता कर सकते हैं कितना पुराना, 60,000 साल पुरानी चीज़ को भी हम ईयर पता कर सकते हैं। और ये कार्बन 14 आइसोटोप का इस्तेमाल करता है। टेक्निक 1940s में डेवलप की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो बाय केमिस्ट्री प्रोफेसर विल्बर्ट लिबी, और फिर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी इस एरिया में मिला। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं, ठीक है। तो फैक्ट्स आपको याद रखना है कार्बन डेटिंग में। तो इसमें जनरली अब लाइक जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें उनके टिश्यूज़ में कार्बन 14 प्रेजेंट होता है जब वो मरते हैं, तो यही जो कार्बन 14 है ये आपका दूसरे एटम्स में कन्वर्ट होता है। तो फिर जो कार्बन 14 और दूसरे एटम का रेशियो देख के पता चल जाता है कि अच्छा इसकी एज इतनी रही होगी। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। तो ये भी न्यूज़ अगर आप देखोगे तो ये न्यूज़ आपकी आई है, अर्लीस्ट ट्रू सैडल इन ईस्ट एशिया डिस्कवर। देखो क्वेश्चंस बहुत ऐसे फ्रेम होते हैं, अगर आप इतना कंटेंट करोगे ना, कुछ भी और कहीं से भी कुछ भी करने की जरूरत, बार बार मैं कह रहा हूँ, कहीं कुछ करने की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। आप बस इसी को कर लो, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और इस साल प्रीलिम्स दे रहे हो तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम मेरे भी बहुत करीब ये प्रोग्राम है, हिस्सा बनना है, क्योंकि इसमें लाइव और मुझसे जो जुड़े रहेंगे लोग, ठीक है, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट देना है, ठीक है, क्योंकि हर रिजल्ट एक बड़ा फैक्टर भी होता है। जितना भी मेरे लेवल पे एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करके, और प्रीलिम्स जितने लोग जुड़ेंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रीलिम्स निकले, ऐसा मेरा एम रहेगा सीसैट के माध्यम से। मैंने स्टार्टिंग में सारा बताया, तो ये मेरा अप्रोच रहेगा पूरा का पूरा। प्रीलिम्स की जो ट्रिक्स प्रैक्टिस होगी, स्टैटिक बुक की रीडिंग होगी, वीकली टारगेट्स होंगे, CDS CAPF के क्वेश्चंस, PIQs
इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन, लर्निंग थ्रू PIQs, नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे उन पे कैसे कवर करना, और भी कई सारे जो इश्यूज़ आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीकली मैं टारगेट दूंगा, वीक में हम लोग 2 बार मिलेंगे और भी हमारा इंटरेक्शन होगा। और टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस भी नोट किया जाएगा। जो प्रीलिम्स में टेस्ट चल रहा है, जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है एडवांस करंट अफेयर वाली, उस पर भी मैं आपका करके, मेरे पास आपका सारा डिटेल रहता है, नंबर वंबर रहेगा, तो उस पर मैं आपको रीच करूँगा। ठीक है, इस जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा उनकी टांग भी खींची जाएगी, कान भी मरोड़े जाएंगे और उन्हें सुनना भी पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप चुप के कहीं बैठ के कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। कोई चीज़ें मिस करेगा तो उसको कॉल भी जाएगी, सारी चीज़ें जो है इसमें रहेंगी। इसमें कोई वो लोग ही ज्वाइन करें इसमें जो सीरियसली इस साल जो है प्रीलिम्स को निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा था कि मेरा एम है कि पहले मैं एग्रीकल्चर ऑप्शनल खत्म करूंगा और उसके बाद सारी चीज़ें दूसरी लेकर आऊँगा। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का दूसरा बैच भी मैं लेकर आ गया हूँ, प्राइस बहुत कम है, अभी 10% का ऑफ भी है उसमें, तो वो आप कर लेना। सारे वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो 1, 1.5, 2 महीना, 3 मंथ वाला चाहे ज्वाइन कर लेना उसमें। अगर आपको कोर्स ही खाली करना है, पूरा ऑप्शनल एक बार में कर लेना। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर, बीच में कुछ लाइव लेक्चर्स भी होंगे, वो आप एक्सेस कर लेना और बढ़िया तरीके से आपका ऑप्शनल हाथ में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी लॉन्च हो चुका है, ये सारी चीज़ें। तो मेरा पहला जो चीज़ें हैं, मैं एक साथ बहुत 50 चीज़ें नहीं कर रहा, जो क्योंकि एक सबको अच्छे तरीके से करना। एग्रीकल्चर ऑप्शनल मैंने लगभग 15 सितंबर को शुरू हुआ था और ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है। ठीक है, आप मान लो 4-5 क्लासेस और बची हैं तो हमारी वो ख़त्म हो जाएंगी। तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल ख़त्म हो गया। अब मेरे लिए ये सब एम्बिशन है कि इन चीज़ों को कार्य किया जाए। प्रीलिम्स के लिए बच्चे अच्छे तैयार करने हैं, जो प्रीलिम्स को निकाल सकें। जो जुड़े हैं वो बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हैं, बट कई बार प्रीलिम्स जो है, जैसे पिछली बार 8 से 9 लोग का प्रीलिम्स निकला था। तो अब वो जो मुझे मैसेज किए थे उन्हीं के माध्यम से, बाकी लोग पढ़ते तो और ही होंगे। बट मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 500 लोग थे, 800 लोग थे, बट जो मुझे मैसेज किए थे, क्योंकि पहले मैं दूसरे संस्थान में था। बट यहाँ पे जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होगा उनका सभी का प्रीलिम्स लेके निकले, ये मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी। और जो बोला जाए वो चीज़ आपको फिर फॉलो करते रहना है। ठीक है, तो इस एक प्लान के तहत काम करेंगे प्रीलिम्स के लिए। जो मैं फॉलो करता था, प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आता था, CSAT में कैसा अप्रोच होगा, सब कुछ जो है कवर होगा। ठीक है, सीरियसली करना है। और 5 AM के लिए भी मैंने कहा, एक दिन भी ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, भले 300-400 लोग ही देखते हैं, बट ब्रेक नहीं हुआ। संडे छोड़ के हर दिन क्लास आपकी होती है, मिस नहीं हुआ है। तो जो चीज़ बोली जा रही है उसकी आप थोड़ा सा ट्रस्ट करें, उसका एक वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है हिंदू चल रहा है तो 5 साल से चल रहा है, कितना भी बुरा वक्त आया है बट वो ब्रेक नहीं हुआ है। तो शब्दों की एक वैल्यू होती है, ट्रस्ट होता है, उसको आपको करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा है कि इसमें जो बनेंगे हिस्सा, तो वो आपका जो है बेनिफिट होगा। और आप मुझे मैसेज ना करें, सर इसको अमाउंट रिड्यूस कर दीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, तो ये सब में मत करना। देखो, जो भी अमाउंट रखा गया बहुत कैलकुलेट करके रखा गया। अगर आप पर मंथ कॉस्ट देखेंगे ना, 200, 300, 500 रुपीज़ भी नहीं है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ये चीज़ देखना है ना। और उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लॉजिस्टिक चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें आपको देनी होती है, आपसे जुड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्राइस मैंने कोई इतना बहुत 15-20 हज़ार नहीं रखा है, तो उसमें नहीं है। प्राइस बहुत ही नॉमिनल है। अगर आप पर मंथ कॉस्ट देखोगे तो बहुत ही कम है। 6 मंथ आप जुड़े रहोगे। ठीक है, 26 मई तक मैं आपके साथ रहूँगा, तो ये ध्यान रखना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आज थोड़ा सा मैंने आप लोग को प्रोग्राम के बारे में बता ही दिया है, और मैं होप करता हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा कि जिनको मैं मानता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं जो रेगुलर, एक कुणाल हैं, मयंक हैं, आपका पूजा है, रेनू है, तनु है, आनम खान करके एक स्टूडेंट अच्छा लिखते हैं, पर्तिका है, एक वैष्णवी करके हैं। बहुत लोग का जो रेगुलर रहते हैं, बहुत और भी बच्चे हैं, मतलब रेगुलर लिखते रहते हैं, आंसर है, टेस्ट भी रेगुलर देते रहते हैं। तो मेरा उनसे आशा है कि वो मुझे बार बार ना बोलना पड़े, और वो जो है वो अपना ट्रस्ट करें और अपना जो है हिस्सा बने, और इस मेंटरशिप प्रोग्राम का जो है एक तरीके से इसका हिस्सा बनकर हम लोग साथ में काम करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।